पता है दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन यानी नशा क्या होता है? ना अल्कोहल, ना ड्रग्स, ना सेक्स और इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या है दुनिया का सबसे बड़ा नशा? तो जवाब है पैसा। पैसों के लिए इंसान का दुश्मन बन जाता है। पैसों के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। पैसा ज्यादा ना कमाओ तो जिससे आप प्यार करते हो वो तक आपको छोड़ के भाग जाती है, जैसे मेरी वाइफ अभी मुझे छोड़ के भाग गई है। इवन आपके फैमिली वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे अगर आपके पास पैसा ना हो तो। खैर भावना में मुद्दे से दूर भटक गया हूँ, लेकिन कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि पैसों का लालच यानी ग्रीड इंसान को किस तरीके से अंधा कर सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा पैसों का लालच आपको कहां से कहां ले जा सकता है, अच्छे और बुरे मायनों में। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और जेडी बोलेगा एपिसोड 2 में मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी की जो कि 2018 के बाद अब थिएटर्स में दोबारा से री रिलीज हुई है, जिसका नाम है तुम्बाड। 2018 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इतना ज्यादा चल नहीं पाई थी, लेकिन लेटर ऑन जब ये मूवी ओटीटी पे आई थी तो ये कल्ट क्लासिक बन गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मूवी सच में मास्टरपीस है? क्या ये मूवी सही में अपने नेचर को एक्सप्रेस कर पाती है या फिर इट्स जस्ट ए रेगुलर डम मूवी? जहाँ देखो कहानी 3 टाइमलाइन की 3 जनरेशंस के बारे में होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कभी कभी विरासत में मिली हर चीजों के ऊपर दावा नहीं करना चाहिए। इवन मूवी में ग्रीड के फॉर्म को दिखाया जाता है कि कैसे जनरेशंस बाय जनरेशंस इंक्रीज होता चला जाता है। पहले सरकार जो कि लालची और अय्याश होता है, फिर विनायक जो कि और ज्यादा लालची और अय्याश होता है, एंड देन उसका बेटा पांडुरंग जो और ज्यादा लालची और बचपन से ही लस्टफुल होता है कि अपने बाप की मिस्ट्रेस को जाके ये बोल देता है कि बड़ा होके तेरे से शादी कर लूंगा। मतलब देख रहे हो, दूध पीने की उम्र में ये लड़का सीधा दूध की फैक्ट्री पे हाथ मार रहा था। खैर हंसी मजाक से हट के आप मूवी के फिलोसफिकल साइड को समझो कि मूवी एक्चुअली में कहना क्या चाह रही थी। पिक्चर अपने हस्तर के लोर को और ब्राह्मण फैमिली के नेचर को, स्पेशली ह्यूमन ग्रीड के नेचर को बखूबी तरीके से दिखाती है। मूवी में ना तो कोई हीरो है ना कोई विलन है, इट्स जस्ट अ टेल ऑफ ग्रीड, जिसको जस्टिफाई करने के लिए मूवी के स्टार्टिंग में एक कोट दिया जाता है कि द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। और यही इस मूवी का पूरा थीम है। पूरी मूवी में आप देखोगे कि कोई भी या तो व्हाइट कैरेक्टर या ब्लैक कैरेक्टर नहीं है, सबके सब ग्रे यानी लालची कैरेक्टर्स हैं, सिवाय 1-2 को छोड़ के। इवन मूवी में दिखाया भी जाता है कि विनायक के पास इतना सोना था कि सारी जिंदगी वो और उसके बच्चे बैठे बैठे खा सकते थे, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। लेकिन विनायक का लालच उसे दोबारा तुम्बाड खींच ले आता है और यही चीज उसके बेटे में भी पास ऑन हुई। और यही पर हमें मीनिंगलेसनेस ऑफ डिजायर समझ में आता है। विनायक को जब स्टार्टिंग में पैसा मिलता है, सोना मिलता है, तो वो ब्रॉथल में जाके टाइम बिताता है, ड्रिंक करता है, इवन पैसों से अपनी फैमिली के लिए सारी खुशियाँ खरीद के ले आना चाहता है। इवन जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी लालच और बढ़ती चली जाती है एंड एंडिंग में उसकी ये लालच और पैसा सब मीनिंगलेस रह जाता है। एंड यही मूवी की खूबसूरती है। मगर सवाल ये है कि क्या मूवी अपने मोटिव को क्लियर रख पाई? बिल्कुल रख पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मूवी में किसी की डेथ होती है तभी एज ऑडियंस हमें समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है, वरना तो थ्रू आउट द मूवी विनायक की इंडल्जेंस में हम भी मजे ले रहे होते हैं। इवन ग्रीड, लालच, इन सब थीम से हटके भी मूवी हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ इनोसेंस एंड सैक्रिफाइस भी दिखाती है। मूवी में जिस हिसाब से विनायक फुल प्रूफ तरीके से काम करता है किसी ने भी नहीं किया, ना तो उसकी दादी ने और ना ही उसके बेटे ने। हरामीपन में तो खैर पांडुरंग भी कम नहीं था, साला अपनी बाप की मिस्ट्रेस के साथ शादी के सपने देख रहा था, जिसके बाद खैर उसकी कुटाई वैसे भी होती है। बट माई पॉइंट इज, जब तक विनायक अपने बेटे को इस हस्तर के मनी हाइस्ट वाले धंधे में नहीं लेके आया होता है, लड़का तो फुल इनोसेंट ही था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ पैसा लगता है उसका हरामीपन बाहर निकल आता है। बट द मैसेज इज कि कैसे पैसा और ग्रीड एक इनोसेंट से सोल को भी बर्बाद करके रख देता है। और ये रीजन है कि ये मूवी कल्ट क्लासिक बनी और ये एक मास्टरपीस कहलाना भी डिजर्व करती है, क्योंकि ये मूवी कोई आपकी एक नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं है जिसमें एक हीरो और विलन को दिखाया जाता है, बल्कि ये एक फिलोसफिकल मूवी है जो अपने मैसेज को एकदम क्लियर रखने में कामयाब रहती है। ये मूवी कोई हमें भूत प्रेतों की कहानी नहीं सुनाती है, बल्कि हमें ह्यूमन नेचर, ग्रीड, अननोएबल फोर्सेस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताती है। ये मूवी कुछ उन मूवीज की तरह है जिसके बीच में आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इसकी एंडिंग क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उन इंडियन मूवीज में से एक है जो हमें चाहिए तो जरूर लेकिन हम डिजर्व नहीं करते हैं। इवन इसकी एंडिंग भी ऐसी ब्रिलियंट तरीके से लिखी गई है कि आपको अपने रियलिटी पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है कि आप जो कर रहे हो क्या वो ठीक है कि भी नहीं। थ्रू आउट द मूवी हमें ब्राह्मण फैमिली के 3 जनरेशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी अपने आने वाले जनरेशंस का बुरा नहीं चाहता है। विनायक की दादी भी उसे समझाती है कि खजाने के पीछे मत जा, लेकिन विनायक तब भी जाता है एंड अपने इस फैमिली के ग्रीड के इस सर्कल को कंटिन्यू रखता है। अब देखो, इस बात को अगेन जस्टिफाई करने के लिए एंडिंग में एक और सीन आता है जब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सब
तब हस्तर को अपने पीछे बुला लेता है एंड हमें ये पता चलता है कि विनायक भी अब श्रापित हो चुका होता है। और जब वो अपने बेटे को हस्तर का लंगोट देने की कोशिश करता है तो पांडुरंग वो थैला लेने से मना कर देता है एंड तब हमें विनायक के चेहरे पे एक स्माइल दिखती है, इंडिकेटिंग कि वो अपने बेटे को समझाने में कामयाब हुआ था एंड उसने ये लाइफ लॉन्ग सर्कल जो कि जनरेशन से चलती आ रही थी उसने तोड़ दिया। तो गुरुलोक कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कहानी अपने मोटिव्स को कहने में कामयाब रही बिना किसी शक के। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बिना कुछ बोले अपनी बात कह जाती हैं जो उनको कहना होता है। इस तरह की पिक्चर की शांति ही सब कुछ कह देती है। तो देखो ये मेरा टेक था इस मूवी को लेके। मेरे नजरिए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई आपका टिपिकल हॉरर या थ्रिलर मूवी नहीं है, बल्कि एक तरह का फिलोसॉफिकल मूवी है हॉरर टच के साथ में। 2018 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी, खैर तब तक तो मेरा चैनल भी नहीं था, लेकिन तब मेरा एक रिग्रेट था कि इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाया था। तो अगर आपने भी नहीं देखा था उस टाइम पे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जाके देख लो, क्योंकि ऐसा मौका फिर तीसरी बार नहीं आएगा। बाकी यार आप बताओ कि कैसा लगा आपको मेरा जेडी बोलेगा एपिसोड 2 और आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अभी और भी इस सीरीज में वीडियो लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।